प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। कल से 2 रोज़ के लिए अपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होने जा रही है। कल और परसों 2 दिन के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसकी मेज़बानी महमूद अजगज़ई साहब और शाहिद खाकान अब्बासी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूँ लगता है कि अब तमाम जो उम्मीदें हैं वो इसी ग्रैंड अलायंस से वाबस्ता हैं कि जिसके बनने के इम्कानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि अब रोशन हो रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि इस जो अलायंस है इसकी सरबराही कौन करेगा और क्या इसमें शामिल जो जमातें हैं उनका तमाम उन निकात पर इत्तफाक हो सकता है जो तहरीक इंसाफ चाहती है। मसलन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई चाहती है, तो हो सकता है बाकी सियासी जमातें इस नुक्ते पर आकर एहतजाज करने के लिए तैयार ना हों। तहरीक इंसाफ 26वीं तरमीम का खात्मा चाहती है, तो शायद JUI इस नुक्ते पर तहरीक इंसाफ का साथ न दे पा रही हो। तो फिर कैसे किसी मुत्तफ़िका नुक्ते पर इकट्ठी हो पाएंगी अपोजिशन की जमातें, और वो मुत्तफ़िका नुक्ता होगा क्या? मौलाना फजल रहमान साहब क्या इस बात पर राज़ी हो चुके हैं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ आकर जो स्ट्रीट पावर का हिस्सा बनेंगे या वो अपनी स्ट्रीट पावर शो करेंगे? क्या इस बात पर वो राज़ी हो चुके हैं? यहीं से आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और फिर और कुछ चीज़ें हैं जिसमें PIE की निजकारी का मामला है, पोर्ट कासिम की ज़मीन के हवाले से 40 अरब रुपए की ज़मीन का इंकशाफ हुआ है कि जी 5 अरब में दी गई है। इस पर हम बात करेंगे और बड़े रेलिवेंट मिनिस्टर आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए कैसर अहमद शेख साहब PMLN के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया। कैसर शेख साहब खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब आपको भी खुशामदीद। और कमल शोज़ब साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबको खुशामदीद। कामरान मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले 2-3 छोटे-छोटे सवाल मैं आपके सामने अपोजिशन के अलायंस के हवाले से रखना चाहता हूँ कि इसको हम क्या समझें कि ग्रैंड अलायंस तश्कील पा गया है, पाने वाला है, या इसमें कुछ रुकावटें बाकी हैं? कल का जो एक प्रोग्राम होने जा रहा है JUI उसमें शिरकत कर रही है और इत्तेहादी की हैसियत से कर रही है, या कोई इसको फॉर्मल एक ग्रैंड अलायंस समझना चाहिए? इस बारे में क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि ऐसा ग्रैंड अलायंस जिसका JUI हिस्सा हो वो अभी तक तश्कील नहीं पाया। हम इनके साथ बाकी दोस्तों के साथ बैठते हैं, उनके साथ हमारे वर्किंग रिलेशनशिप है, मगर पार्ट ऑफ किसी अलायंस के नहीं हैं हम इस वक्त तक। कल जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, कल कॉन्फ्रेंस जो है मेरा ख्याल है कि कल जो है मीडिया का दिन है, तो कल उसमें शायद हमारी ज़रूरत नहीं है। मैंने PTI के दोस्तों से फ़ोन करके पूछा है, मगर परसों जो है वो हमारे एक सेकंड टियर जो है इसमें शिरकत करेगी हैदरी साहब के सरकर्दगी में। हैदरी साहब होंगे, शायद मैं होऊंगा, अगर कोई और दोस्त मौजूद हुआ तो वो भी होगा। मैंने वो भी पूछा था इनके PTI के सेक्रेटरी इत्तलात से, तो उन्होंने कहा कि कितने लोग होंगे हमारी तरफ से, तो अभी तक मुझे उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया गया कि कितने लोगों का इन्विटेशन है। बहरहाल ये 2 लोग तो हैं ही हैं। तो उस अलायंस का क्या नज़म होगा, किस तरह से वो चलेगी, ये बात ज़ाहिर है वो आपको बता सकेंगे जिनके जहन में ये आइडिया है। ये हमारा भी नहीं है, ये ज़ाहिर है PTI का आइडिया है या महमूद खान साहब का आइडिया है या शायद खाकान साहब का आइडिया है। अभी तक इसमें क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी द मोमेंट हो जाएगी या हमारी बाकी जो रिजर्वेशंस हैं PTI के साथ या PTI के हमारे पे जो आजाद या कोई रिजल्ट है, तो फिर उसके बाद जो है हम बता पाएंगे क्या मामला किस रुख, कौन से रुख पे जाएगा और क्या जो है शक्ल इख्तियार करेगा। कामरान साहब, क्या कुछ बातों पर इत्तफाक है PTI और JUI के दरमियान, और अगर अलायंस का आप हिस्सा अभी तक नहीं बन पा रहे तो उसकी वजूहात क्या हैं? इख्तिलाफ किस नुक्ते पर है? इत्तफाक जो है ये है कि इलेक्शन 2024 दुरुस्त नहीं हुए। माजी में भी ऐसा होता था, मगर इस दफा भी 2024 वाले इलेक्शन भी दुरुस्त नहीं है, मगर उसमें खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। यहाँ पे हमारे और इनके दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। वो उनका कहना ये है कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में दुरुस्त हुए और बाकी जगहों पे ठीक नहीं हुए। हमारा कहना ये है कि पूरे मुल्क में दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ से मामला जो है ना वो कुछ थोड़ा सा ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेता है कि जहाँ पे जो है ना वो हमारी एक दूसरे से रिजर्वेशंस आ जाती हैं। तो मेन इत्तेफाक है कि इलेक्शन नए होने चाहिए, इस पे किसी का एतराज़ नहीं है। दूसरा ये कि जो उसमें मुदाखलत हुआ करती है या जो किया करते हैं, जो जिन्होंने 2024 में की या हमारे मुताबिक कम से कम 2018 में भी की, उनकी मुदाखलत का रास्ता बंद होना चाहिए। एक फेयर और फ्री इलेक्शन का सिस्टम वाज़ेह होना चाहिए और उसके बाद दिन जो भी मामला आगे जिस तरह से भी चल पाए। बिल्कुल ठीक है सर। आप कहते हैं कि इत्तफाक इस बात पर है
कि 2024 के इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में और नए इलेक्शन होने चाहिए। इत्तेफाक इस बात पर है कि नए इलेक्शन होने चाहिए। कैसे शेख साहब, अपोजिशन की सारी जमातें, हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान को PTI के साथ इस बात पर इत्तेफाक ना हो कि 26वीं तरमीम को रोल बैक करना है या नहीं करना, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन नए होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, हमारे मुल्क में जब भी कोई 1970 के बाद इलेक्शन हुआ है, हर इलेक्शन के बाद यही मुतालबा किया गया। कोई इलेक्शन आप मुझे बता दें पिछले कोई कितने 55-60 साल हो गए, तो उसमें कोई एक इलेक्शन हुआ हो कि किसी ने तस्लीम किया हो। तो जब तक हम बैठ के कोई ऐसा लाया अमल नहीं बनाएंगे, कितने बार इलेक्शन कराएंगे? अगर इलेक्शन फिर कर रहेंगे फिर कहेंगे कि नए इलेक्शन होने चाहिए, वो भी तस्लीम नहीं होगा। पहले सारा कोई एक तस्लीम हुआ हो। क्या गारंटी है कि जो नए इलेक्शन, चांस तो नहीं है ऐसा, फ़र्ज़ कीजिए इनका मुतालबा है, तो इनका क्या, ये तो पहले भी कहते थे ये सिलेक्शन के जल्द इलेक्शन करें। जो लेट हुए इलेक्शन, ये मौजूदा 2024 वाले 3 महीने बाद होने थे, तो 6 महीने बाद हुए इलेक्शन, ये 7 महीने बाद हुए, तो उस वक्त भी कहते थे जल्द से जल्द इलेक्शन करा दें। इलेक्शन करवाना कोई सिर्फ मकसद नहीं है ना, सब एक्सेप्ट उसको करें। तो हमारा तो किसी इलेक्शन को आप कहते हैं कि अभी दोबारा इलेक्शन हो गए, हाँ, तो फिर दोबारा हम इतना क्या पाकिस्तान यही करता। देखिए बैठ के कोई भी लाया अमल बैठ के। फिर भी सर 2024 के इलेक्शन और माजी के इलेक्शन में कुछ फर्क तो है ना सर? क्या 2018 के इलेक्शन में मैंने तो 7 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं जी। अब मैं कुछ नहीं आपको बता सकता कि किस इलेक्शन में क्या होता है। मैं देखता रहा हूँ, मैं बताते ही नहीं थे। मैं 2002 के इलेक्शन में जीता हुआ था, वादे अक्सरियत से जीता हुआ था और अनाउंस हो रहा था। उन्होंने 45 स्टेशनों के रिज़ल्ट 5 बंदों की हैंड राइटिंग थे, अभी मेरे पास रिकॉर्ड है। वो जो रिज़ल्ट बने हुए 5 हैंड राइटिंग टैली होती हैं, टैली करवा दी उनको। एक ही बंदे ने रिज़ल्ट बना दिए इलेक्शनों के। क्या हो सकता है कि इलेक्शनों में, ये इलेक्शन हमारे यहाँ वाकई इसमें कोई शक नहीं कि शुबा रहता है। अब जिस जगह कोई जीत जाता है, अब मतलब मेरी फैसलाबाद डिवीज़न की 18 सीटों में से 15 PTI जीत गई। हमारे सेंट्रल पंजाब की जो हमेशा मुस्लिम लीग जीतती थी, 15 सीटें इन्होंने जीती और असम्बली में बैठे हैं नुमाइंदे इनके, 3 मुस्लिम लीग ने जीती हैं। वहाँ तो इलेक्शन ये कहेंगे कि ठीक हो गया। जैसे KPK में अभी बात हो रही है कि KPK में तो JUI कहती है ना कि इलेक्शन हमने जीते हुए थे। तो मकसद सिर्फ जो भी कुछ करना है, क्या अलायंस ये बना लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। आपस में बैठ जाएं, हर बात को डिस्कस करें। हमारा डिस्कस होना चाहिए। हमारा मुल्क है, हमने मुज़ाकरा तो ख़त्म हो गया ना सर, वो तो मुज़ाकरा तो इसके अलावा दुनिया में कोई और हल नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या कोई मुज़ाकरात के बगैर मसला जहाँ करोड़ों लोग जो मारे गए ना, हमारे अपने इंडिया के साथ जो हमारी जंगें हुई हैं, तो क्या उसमें उसके बाद भी मुज़ाकरात नहीं? मुज़ाकरात के अलावा या कोई पॉलिटिशियन बता दे या कोई मैं कमल शोजब साहब के सामने रख देता हूँ। कमल साहबा, एक तो ये है कि 2024 के इलेक्शंस और उससे पहले के इलेक्शन में क्या फ़र्क है? कैसर शेख साहब कहते हैं कि 1970 से लेकर आज तक जब इलेक्शन होते हैं, अपोजिशन की जमातें कहती हैं कि हम नहीं मानते दोबारा इलेक्शन कराएं। तो आपने भी माजी में यही किया है, जब नून लीग ने 2013 में हुकूमत बनाई थी, धरना भी दिया था। क्या फ़र्क है इन इलेक्शंस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। असद ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है NA 166 से। 8 मेरे प्रपोजर सेकेंडर्स थे, सारे वकला थे, सारों को घर से रात को जाके उठा लिया था। और जिस वक्त पेपर मेरी वो जिस दिन मैंने डिफेंड करना था और उस वहाँ पे पुलिस के डाले खड़े हुए थे, कोई बंदा जा नहीं सकता था। उसके बाद कोर्ट्स में जाके हमने अपने पेपर अप्रूव कराए। इतना वायलेंस, फिर जिस तरह आपने देखा, मैंने वो रिजर्व सीट्स का जब केस लड़ा है, तो जब बल्ले की बात आती थी तो हमारे जो साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं वो बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाते थे कि बल्ला छीन लिया और फिर पार्टी ही नहीं रहने दिया गया। इस तरह के मामलात आपने इतनी ओपन तरीके से जो ये वायलेंस की गई, वन साइडेड जिस तरीके से इलेक्शन लड़वाया गया, और फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स, फॉर्म 47 का जो फार्मूला है वो आज से पहले कब जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। इतनी खुली धांधली तो क्या हुई, डाका मारा जा रहा था। सारी रात मैं खुद वहाँ बैठी रही हूँ, तो मतलब हमें RO के ऑफिस के 10 फुट के करीब भी नहीं जाने दिया जा रहा था। तो ये इतनी वायलेंस, और उसके बाद फिर जितने बाई इलेक्शंस हुए पंजाब में, उसमें आप देख लें किस तरीके से ऐसे लगता है कि पूरी पुलिस ही इलेक्शन लड़ने आई हुई है। कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने दिया जाता। तैमूर मलिक साहब ने मुल्तान से इलेक्शन लड़ा, उनको अंदर ही नहीं जाने दिया गया। फॉर्म 45 और 47 ही उन्होंने फारिग कर दिए। तो ये वन साइडेड इलेक्शन के नाम पे जो ड्रामा रचाया गया है, इससे तो बेहतर था कि फिर वही बात कर लेते कि ठीक है जी, हमने चूज़ किया हुआ, यही लोग आएंगे, बाकी आप छोड़ दें। तो कैसर अहमद शेख कैसर साहब जो हैं वो माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, हमारे अच्छे डिसेंट आदमी हैं। हम इनके साथ बैठते रहे हैं असम्बली में,
इन्होंने बेशक इलेक्शन लड़े, लेकिन इस तरह का वायलेंस के घर, चादर चार दीवारी तोड़ी जा रही हैं, फिर MNAs के साथ कैंडिडेट्स को अगवा किया जा रहा है, अगवा बराए बयान। ये पाकिस्तान की 77 साल हिस्ट्री ने ये सब कुछ नहीं देखा, इतनी वायलेंस इलेक्शन में नहीं देखी। और अभी जो ट्रिब्यूनल्स में केसेस 1 साल हो गया लगे हुए हैं, वो जो है वो गंगा गई हड्डियां ही बन गए हैं कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। रिजर्व सीट्स का केस जीत गए हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तो मेरे ख्याल में डिक्टेटर्स के दौर में भी इस तरह से नहीं रद्दी की टोकरी में डाला गया है जिस तरह इस टाइम पे डाला जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा वायलेंट और बहुत ज़्यादा खुली धांधली, क्या मतलब एक बदमाशी के साथ जिस तरह इलेक्शंस लड़वाए गए, ये इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। खवातीन के साथ टारगेटिंग की गई, खवातीन जो इलेक्शन लड़ी थी मेरे समेत, उनको टारगेट किया गया। ये इस तरह का मामलात इस मुल्क में नहीं देखे। थोड़ा सा कंपैरिजन जो है ना केले और माल्टों का या एप्पल एंड ऑरेंजेस का करते हुए भी थोड़ा बंदे को थोड़ा हौसला हो जाता है। लेकिन अब आप टिंडे का और सेब का अगर मुकाबला करना शुरू कर दें तो फिर मतलब फिर हम ब्लेटेंटली कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो सही है, आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फर्क इसमें मामला। ठीक है, मैं एक चीज जो बार बार एतराज उठाया जाता है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से, कामरान मुर्तजा साहब, एक चीज बार बार नून लीग के लोग भी कहते हैं और पीपल्स पार्टी के भी, वो कहते हैं कि जब JUI ये कहती है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए और धांधली हुई है और उनके साथ धांधली हुई है, तो इसका मतलब यह है कि वो इशारा कर रहे हैं कि उनका मैंडेट PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में चुराया है। तो सर, जिस तरह से PTI पंजाब में कहती है कि हमारा मैंडेट नून लीग ने चुराया है, क्या इसी तरह से कैटेगोरिकली आप ये कहते हैं कि आपका मैंडेट KP में PTI ने चुराया है? चुराना या उसको कह दें कि एक इंतजाम करना, वो किसी और का काम है, और जिसने इंतजाम करना है वो उसी ने इंतजाम किया है। और ये सिर्फ इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, ये बलूचिस्तान में भी किया है, सिंध में भी किया है और पंजाब भी किया है। मुख्तलिफ तरीके यकीनन इस्तेमाल हुए होंगे, मुख्तलिफ पार्टियां वहाँ मंजूर नज़र होंगी या मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ लोग वहाँ पे मंजूर नज़र होंगे, मगर वो जो इंतज़ाम जो करते हैं, जो पहले इंतज़ाम करते हैं, उन्होंने ये इंतज़ाम किया है। और इसमें पार्टियों का उनकी कनाइमस कह लीजिए या अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कैंडिडेट है उनकी कनाइमस कह लीजिए, मगर बहरहाल जो है ना वो इंतज़ाम किसी और का है और उनके इंतज़ाम के तहत ये मामला जो है इस वक्त चल रहा है। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। एक चीज तो वैसे अगर कमल आप पहले मुझे एक जुमले की इजाजत दे दें। जी 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 कर दें। मैं चाह रही थी कि जावेद लतीफ़ साहब ने आके कुछ बयानात दिए थे और 5 सीटों के हवाले से कुछ बातचीत की थी, और वो इन्हीं की पार्टी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है उसके वो बड़े पुराने और बड़े सीनियर उनके मेंबर हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल और बहुत मतलब हाई उसके लेवल पे उन्होंने इनको हमेशा रखा है। तो उसके ऊपर ही कोई बात कर लें अगर हमारी बात का यकीन नहीं आ रहा तो। नहीं, मगर वो PMLN भी क्या उनकी स्टेटमेंट्स को ऑन करती है कि नहीं करती, ये भी तो पहले देखना पड़ेगा ना। कैसे साहब, जावेद लतीफ़ साहब की आप बातों को ऑन करते हैं जो वो दावे करते हैं? मुझे अपने इंडिविजुअल तौर पे बात करते हैं, तो मुस्लिम लीग में रहे हैं, कोई ऑफिशियल PMLN उसको एंडोर्स नहीं करती, कोई भी ऑफिशियल अपने बात होती है वो तो अपने तौर पे करते हैं। बिल्कुल सही है। तो कामरान साहब, आपने जो गुफ्तगू की है, क्या उसका मतलब मैं ये समझूं आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने PMLN के लिए पंजाब में इंतजाम किया PTI के खिलाफ, उन्हीं लोगों ने PTI के लिए खैबर पख्तूनख्वा में इंतजाम किया? जी बिल्कुल, JUI का बिल्कुल यही मौक़िफ़ है और पीपल्स पार्टी के लिए मुख्तलिफ दूसरी जगहों पे, बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी। हाँ, ये इंतज़ाम जो है वो सबका एक ही है। तो वो हम इस बात से, मैं जब इलेक्शन की बात करता हूँ या JUI जब इलेक्शन की बात करती है तो साथ उसके साथ अगली बात भी करती है कि वो स्टीयरिंग जो किसी और के हाथ में जो इलेक्शन के नताइज दिया करता है, उस स्टीयरिंग को जो है ना उसके हाथ से वापस ले लिया जाए, फेयर और फ्री इलेक्शन हो। हम सारे जो है ना उस रिजल्ट को तस्लीम करेंगे, मगर जिसमें कोई अदारा जाती धांधली ना हो। मैं और शेख साहब अगर आपस में इलेक्शन लड़े तो मुमकिन हमें एक दूसरे से शिकायत हो कि कामरान ने जो है फलां पोलिंग स्टेशन पे गड़बड़ की है, मुझे किसी और पे उनके खिलाफ हो सकती है, मगर ये अदारा जाती धांधली नहीं होती। ये हमारी जाती अमल होता है, जाती अमल का मदावा मुमकिन है, अदारा जाती का मदावा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप प्रिजाइडिंग अफसरों को पेश भी करना चाहें तो वो चूंकि प्रेशर कहीं और से होता है, उनको पता है कि हम यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे या इसके और कंसिक्वेंसेस होंगे, तो फिर किसी की ये जुर्रत नहीं है या किसी की ये हिम्मत नहीं है इस निज़ाम के अंदर कि वो अदालतों में आ सके। आप कहते हैं ना कि वो फलां जगह ये तो बहुत बड़ी आसान सबूत साबित की जा सकती थी,
एक तो इलेक्शन के मैटर जो है ये प्योर टेक्निकल मामला होता है, ना को पिटीशन ड्राफ्ट करनी नहीं आती, और उसके बाद जिनको गवाह रखा जाना होता है और वो गवाह जो है वो अगर वो अदालत जाती दानवी तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आगे अदालतों में कहें जो कुछ उन्होंने किया है उसको ऑन करें। राइट सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक तो पीआईए की निजकारी के हवाले से बड़ा मसला है। हुकूमत ये कह रही है कि हमने इकोनॉमी को बड़ा संभाल लिया है, आईएमएफ की शराइत को हम पूरा कर रहे हैं, निजकारी हो नहीं पा रही पीआईए की, और कुछ और मामला भी हैं। एक छोटे से ब्रेक लेकर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कैसर शेख साहब ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी को आगाह किया गया है कि कौमी एयरलाइन जो पीआईए है उसकी निजकारी के लिए जो मालियाती मुशीर को 1 अरब 20 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है। देने ज़्यादा थे, 1 अरब और कोई 93 लाख रुपए शायद या 59 लाख रुपए देने थे, लेकिन 1 अरब 20 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। तो अब ये इसके बावजूद निजकारी नहीं हो सकी। जो ये फिगर है ये तो बहुत एक्सेसिव है। जो ऑफर आई वो तो ऑफर आई कुछ नहीं ना, बुरी तरह नाकामी हुई, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो मतलब जो मालियाती मुशीर को पैसे दिए गए हैं ये तो उस ऑफर से भी ज्यादा है जो पीआईए के लिए आई है। जी 10 अरब की ऑफर आई है, 1 अरब कुछ कह रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा है जी, बहुत पेमेंट है और ऑफर तो नहीं आई अच्छी, नाकामी हो गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसकी प्लानिंग ठीक नहीं हुई, हमारी कोई स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी, क्योंकि हमारे आप देख रहे हैं ना कि हर साल कुछ 700 अरब रुपए हम घाटा कर रहे हैं इन एसओईज पे, जिस पे 9000 अरब रुपए का कर्जा है। 9000 अरब रुपए कर्जा लेके हर साल, अब कोई बताइए किसी को कोई इन्वेस्टमेंट करता है? हमने पूरा थ्रू आउट 3 चीजें बताएं कैसे साहब जिसमें आप कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी पाकिस्तान की मुस्तहकम हो रही है, तरक्की कर रही है। देखिए जो इंडिकेटर्स है ना वो बहुत बेहतर हुए हैं। इकानमी तो अभी ग्रो 3% से हुई है, और कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी अभी तक का ग्रो जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं कि होगी, लेकिन अभी मैं कहूँ कि ये साल के अंदर अंदर हो गई हो, वो तो सामने है ना, फिगर सामने। इकानमी में कोई दो बातें नहीं हो सकती। हमारी ग्रोथ की जो टारगेट था 3.2 था, 3% हासिल हुआ है, और 3% कोई ग्रोथ या 3.2 कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन हमारी जो इन्फ्लेशन थी, जो वो उसकी जो बढ़ोतरी हो रही थी ना, ये कहना गलत है कि कीमतें कम हुई हैं, शायद वो आम आदमी को समझ नहीं सकता ना। जो बढ़ोतरी हो रही थी, जो इंक्रीज हो रही थी ना कीमतों के, रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था, वो इजाफा होना कम हुआ है। यानी एक वक्त में 38% था, फिर महंगाई की शरह जिस रफ्तार से बढ़ी थी उसमें कुछ कमी। हाँ, लेकिन अभी भी महंगाई है। ये कहना कि चीज़ों के रेट कम हो गए हैं वो नहीं है, लेकिन वो हुआ, वो बहुत बड़ी बात है। ये हमारे मुल्क में कभी नहीं हुआ 2%, पिछले 10 साल में नहीं हुआ कि 2% तक महंगाई आ गई हो। फिर हमारी पॉलिसी रेट 22% से 12% हो गई। ये इंडिकेटर्स हैं। रिजर्व हमारे बेहतर हो गए हैं, एक्सपोर्ट हमारी पर्टिकुलरली रेमिटेंस बहुत बढ़ गई है, $5-6 बिलियन रेमिटेंस ज़्यादा आएंगे, वो बड़ा उससे हमें बेनिफिट पहुंच रहा है। लेकिन ये जो आपने बात की ना, ये खसारे वाले, इसका तमाम इदारे ये बिल्कुल गलत चल रहे हैं। हम 6000 अरब रुपए का घाटा कर चुके हैं 10 सालों में। मेरे इदारे जो मेरी मिनिस्ट्री के हैं वो प्रॉफिट में है, 100 अरब हमने प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए उनके इदारों में भी। तो ओवरऑल जो है ना, मुश्किल क्या है मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है ना, उनके ज़्यादातर काफ़ी इदारों के तो सीईओ, मजमूई तौर पर आप सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की? मजबूरी तौर पे सेटिस्फैक्ट्री तो हम तवक्को तो बहुत ज़्यादा करते हैं ना कि बहुत बेहतर होनी चाहिए। इंडिकेटर बेहतर हुए हैं, पहले से बेहतरी हुई है, लेकिन ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सही है। हमें तो हमारे पड़ोसी आज भी 6.5% ग्रोथ हो रही है इंडिया की। चाइना पहले से बहुत बेहतर हुई है, पहले से इंडिकेटर्स हमारे बेहतर है, और आइंदा हम तवक्को कर रहे हैं कि बाहर असल में 2 काम चाहिए ना सबसे ज़्यादा जिन मुल्कों ने तरक्की की है, 2 वजूहात से। एक तो बाहर की इन्वेस्टमेंट आ जाए, उनको कॉन्फिडेंस हो जाए, और दूसरा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो जाए। वो अभी दोनों हमारे यहाँ शुरू नहीं हुए, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कहना कि सही है, बिल्कुल सही है। कमल साहब, आप भी बड़ी इकोनॉमी को देखती रहती हैं, आपकी बड़ी इस पर गहरी नज़र रहती है। पहले से मसाइल काफ़ी हल हुए हैं, कैसर शेख साहब कहते हैं पीआई की निजकारी अगरचे नहीं हो पा रही, और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो मुसलसल लॉस में जा रहे हैं। आप इमरान खान साहब जेल में बैठ कर रोज़ाना ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चल रही, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पाकिस्तान
इस तरह चल नहीं सकता। तो इकॉनमी तो मजमूई तौर पर बेहतर हो रही है, पीटीआई का फिर मुकदमा रह क्या जाता है? अगर पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी ग्रो कर रही हो तो पीटीआई का मुकदमा फिर क्या रह जाता है कि उनके बगैर मुल्क नहीं चल रहा? असद देखें, अगर पाकिस्तान में इकॉनमी बेहतर होगी तो हम सबसे ज़्यादा भंगड़े डालेंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान की अगर इकॉनमी बेहतर होगी तो यहाँ पे आवाम को सहूलत मिलेगी। तो अभी कैसर अहमद शेख साहब जो हैं ये ख़ुद भी बिजनेसमैन हैं और ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कौन से इंडिकेटर्स हैं जो किसी मुल्क की ग्रोथ को बताते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, काफ़ी कोशिश की है रियलिस्टिक पिक्चर देने की बिटवीन द लाइंस, कि अगर आपकी एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी हो तभी आपको फ़ायदा, यानी कि आमदन आपकी तब होती है ना जब आप कुछ बेच रहे होंगे। आप कुछ बेचते ही नहीं है, कमाई आपकी हो नहीं रही है। इंडिकेटर्स आपके कर्ज़ों पे तो नहीं बड़े होते कि आप पैसे लिए जाएं कर्ज़े ले लेकर और मज़ीद कर्ज़े उतारें, हर चीज़ में आप नंबर फजिंग कर लें। अब महंगाई की ये बात कर रहे हैं, महंगाई कम नहीं हुई है, उसका बड़ा ज़बरदस्त एक इन्होंने ट्रिक खेला है। और दूसरा 6.15 ग्रोथ रेट से -0.3 पे इकॉनमी डिप कर गई, ये जब एक्सपर्ट हुकूमत लाई गई, और अब तीसरी दफ़ा टेन्योर आ रहा है, 3 हुकूमतें आ गई हैं, ये थर्ड वन है। जब से हमारी हुकूमत को हटाया गया उसके बाद एक दफ़ा इनकी हुकूमत ने बैठ के फिर निगरान हुकूमत आई और अब ये तीसरी आई है। और ओवरऑल देख लें तो 40 साल से माशाल्लाह ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं ये इकॉनमी को लेकर चलते रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता देख लें, वो हमारे एहसन इकबाल साहब है, प्लानिंग मिनिस्ट्री में बैठते हैं जहाँ मैं बैठती थी, तो वो हर दफ़ा एक नया प्लान दे देते हैं। ये जी तरक्की होगी, 2025 का प्लान है, 2025 आ गया, तरक्की हुई कोई नहीं, तो 32 का प्लान दे दो, आगे 40 का दे दो। यानी लोगों को वो जो शराब होता है ना, ट्रक की बत्ती के पीछे आप लगाई रखें। आपकी कौन सी इंडस्ट्री चल रही है? चलें, मैं ज़्यादा बात नहीं करती, इंडस्ट्री की बात कर लें। चिन्योट से इनका ताल्लुक है, इनके आगे थोड़ा सा जाएं, इलाके सियालकोट का था, उसके बाद फैसलाबाद की इंडस्ट्री थी, सारी तो बंद हो गई। हमारे दौर में वो इंडस्ट्री चलना शुरू हुई थी, वहाँ से आपकी टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग जो है और एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी। अब तो आपकी सारी एक्सपोर्ट्स बंद होगी। आपने बिजली की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं कि एक आम आदमी नहीं बिजली की जो है वो यूनिट्स पूरे कर सकता, तो इंडस्ट्री ने कहाँ से चलना था? गैस तो आपके पास है नहीं ना, गैस आप इंडस्ट्री को दे रहे हैं, तो आपकी एक्सपोर्ट्स कौन सी होंगी? मुझे बताइए, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? झूठ एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान से, बाकी तो कुछ भी एक्सपोर्ट। हाँ, आपका ह्यूमन रिसोर्स बहुत जा रहा है, आपने ब्रेन ड्रेन कर दिया यहाँ से। आपके बिजनेसेस 21 के करीब आपकी कंपनीज है, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, जो यहाँ से वाइंड अप करके चले गए हैं। आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ऐसे DFIs ने इनको जो है बिल्कुल ठीक है, ऐसे में अगर कोई हुकूमत के खिलाफ करें, PIA की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे में फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत के खिलाफ कोई मूवमेंट चलती है, कोई तहरीक चलती है, तो उसमें आवाम पे टैक्स करके डालते हैं। सही है कामल साहबा, मतलब आपकी बिल्कुल ठीक है। अब कामरान मुर्तज़ा साहब, अगर कोई ऐसे में तहरीक चलती है तो उसका बुनियादी नुक्ता इकोनॉमी की बहाली होगी, आइन की बहाली होगी, या नए इंतखाबात की तो आपने पहले बात कर दी है। तो मेरा बुनियादी सवाल आपसे यह है, तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान क्या इस नुक्ते पर डिसएग्रीमेंट रहेगा कि आइन की बहाली या 26वीं तरमीम का खात्मा, यानी तहरीक इंसाफ फौरन 26वीं तरमीम का खात्मा चाहती है, आप अगर इस अलायंस का हिस्सा बनते हैं तो इस नुक्ते पर नहीं बन सकते, क्या यह बात दुरुस्त है? वैसे कमल साहब बैठी हैं, ये अपने बाकी लीडरशिप से ये पूछें कि उनकी पार्टी पूरी इस मामले में एतमाद में थी या नहीं थी, और जो लोग इंक्लूडिंग इनके चेयरमैन साहब के जो लोग ऑन बोर्ड थे, क्या उसके ऊपर अल्टीमेटली जो है उन्होंने ये एग्री नहीं करके गए थे कि इससे ज़्यादा जो है ना इसमें मज़ीद इसको डाइल्यूट करना मुमकिन नहीं है? ये ऐसा नहीं हुआ था। और क्या ये क्लिप्स जो है ना आपके पास मौजूद नहीं है? सबके पास जो मौलाना के घर पे मुलाकातें होती रही और बाद में मीडिया टॉक हुई है, तो ये सारा कुछ जितना हुआ है इसमें 5 हफ्ते जो है ना हमने लगाए थे। जब ये नून लीग और जो गवर्नमेंट में दोस्त थे उनका ख्याल ये था कि ये रात को जिस दिन वो अगले दिन इजलास बुलवाया हुआ था और मिडनाइट में उन्होंने जो है ये डॉक्यूमेंट जो है 56 क्लासेस वाली 26 अमेंडमेंट में जो हमारे हवाले की थी, और वो इस बात को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि शायद जो है ना वो कल सुबह हम इस पे वोट कर देंगे। फिर वो इजलास मुलतवी हुआ था, फिर वो जब इजलास मुलतवी हुआ फिर PTI उसमें इंगेज हुई। PTI 5 हफ्ते मुसलसल इसमें इंगेज रही। PTI की वजह से जो है वो कम से कम 48 घंटे जो है ना जो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, इनकी अपनी लीडरशिप की जो कि बाहर हैं, उनकी इमरान खान साहब से जो मुलाकात नहीं हो रही थी, उस वजह से 48 घंटे JUI सारे मामले को रोक के बैठी रही। ये सारी बातें जो है ना वो हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो इसके बावजूद ये इंसानी जो है ना एक काविश थी
वहां से जो है उसकी ये बेबी तो जाहिर है जो गवर्नमेंट का था या गवर्नमेंट के साथ जो उनके साथ लोग खड़े हैं। लेकिन कामरान साहब आज 4 महीने के बाद तकरीबन आप क्या समझते हैं कि ये तरमीम जिस सोच के साथ आप लाए थे और उतनी सूदमंद साबित भी हुई है? मुझे जरा उसमें कोई भी कानून जो है, कोई भी कानून उसके चलाने वालों पे डिपेंड करता है। आप बाकी कवानीन देख लीजिए, उसमें चलाने वालों पे डिपेंड करता है। अगर चलाने वाले जो है उसकी ठीक नहीं होंगे, उनकी अगर नीयतें ठीक नहीं होंगी तो फिर मामला नहीं ठीक चलेगा। 26th अमेंडमेंट में सिर्फ 2 चीजों पे जो है एट द मोस्ट जो ना वो एतराज किया जा सकता है। एक वो सीनियरिटी वाले इशू पे चीफ जस्टिस के, और दूसरा जो है वो कमीशन वाले इशू पे। इसके अलावा तो किसी ने कभी बाकी चीजें जो है ना, अभी 27 क्लासेस हैं, 5 हमारे और 22 जो है ना वो गवर्नमेंट के, तो बाकी जो है ना वो इन 27 क्लासेस में ये 2 चीजें जो है ना वो ज्यादा टारगेट होती हैं। तो जहाँ पैनल वाली बात है तो वो पैनल वाली बात तो क्या दूसरे जितने भी जो है ना वो मामले जो है ना वो एग्जीक्यूटिव के पास जाते हैं किसी की अपॉइंटमेंट के हवाले से, किसी की तकर्री के हवाले से, तो क्या उनमें से उनके पास पैनल जाता है या नहीं जाता। उसमें भी ये एक बात इसको जो है ना ये एक और अंडरस्टैंडिंग थी और उस अंडरस्टैंडिंग को फिर गवर्नमेंट ने वायलेट किया। ये पैनल के हवाले से ये बात सुन ली थी। बाकी रह गया कमीशन, तो कमीशन 100 दिन पहले चले जाइए। जो पहले निज़ाम था जो कमीशन का, क्या उस पर हम सब दोस्तों के एतराज़ थे या नहीं थे? तो बात यह है कि पहले चलाने वाले भी ठीक नहीं थे, आज के चलाने वाले भी ठीक नहीं होंगे। फिर इससे चीज जो ये है कि फर्ज कर लीजिए कि इसमें 200 क्लास गलत है, उसका कोई मुतबादिल किसी ने लिख के सामने लाया है तो प्रपोजल तो लाए ना। आम इंसान भी कर सकते हैं, कोई प्रपोजल इन राइटिंग होना चाहिए। ये तो नहीं है कि उसको भी खत्म कर दो, उसको खत्म कर दो। उसका कोई ऐसा तरीकाकार जो है वो बताएं। अगर ये कहें जी पुराना तरीका बहाल कर दो, तो पुराने तरीके से तो मैं और पीटीआई के बहुत से दोस्त जो लीगल साइड पे जो प्रैक्टिस करते हैं, हम में से कोई मुतमिन नहीं था। हमें पता है कि जजेस जो है ना वो अपने जो है ना चैम्बरों के लोग जो है ना उसमें एडजस्ट कर रहे थे। सारे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ था। हमारा ख्याल ये है कि उसमें जो है ना इस नीयत के साथ इसको वो किया था कि इसके बाद जो है ना ये शायद जो है ना एग्जीक्यूटिव के हाथ या पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ तो कोई बेहतर तरीके से। बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं कि इसको इंटेंशन बिल्कुल सही थी, डिपेंड अब करता है कि कौन उस पर एग्जीक्यूट कौन कर रहा है। बिल्कुल सही है। तो कमल साहब आप मुख्तसरन जरा ये बता दें, ये तो बिल्कुल एक तजाद की किसी कैफियत नहीं है कि कल को आप बिल्कुल साथ खड़े थे और पूरा एतमाद हासिल था JUI को पीटीआई के चेयरमैन का, और आज आप कह रहे हैं नहीं जी किसी तरमीम का खात्मा होना चाहिए, तो फिर आपने उस वक्त सपोर्ट क्यों किया था? मुख्तसरन इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। देखिए, मैं तो उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कामरान मुर्तज़ा साहब की जितनी बात, मुझे आवाज़ थोड़ी सी इनकी कम आ रही है, लेकिन देखिए हमारा तो उस पर बड़ा क्लियर स्टांस रहा है। और क्लियर स्टांस ये कि अभी जिस तरह जुडिशरी में डिवाइड आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है और उसमें जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन रहे हैं, और फिर अभी वही बेंचेस वही मुकदमे सुनेंगे जिस बेंच के बनने पे एतराज़ है, तो उन चीज़ों पे। और जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम को पास कराया गया जिस हेस्ट के साथ, और जिस तरह टॉर्चर और जिस तरह एब्डक्शंस हुई, वो तरीक़ेकार बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ये तरमीम करनी थी तो जो डिलिब्रेशंस जिन पे एग्रीमेंट्स हो भी रहे थे, अगर उसको चलाते, लेकिन जितनी जल्दबाजी में इसको किया गया, और फिर जो MNAs के साथ, सेनेटर्स के साथ जो सलूक किया गया, और वो जो इसका रात के अंधेरे में 3 बजे उठ के तरमीम पास कराई जा रही थी। कामरान मुर्तज़ा साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, ये जानते हैं कि जब भी आइन में तरमीम होती रही है और जब आइन साजी होती रही है, मौलाना साहब के वालिद भी उसका हिस्सा रहे, ये खुद भी असम्बलियों में रहे, क्या ये तरीक़ेकार होता है कि कोई डायलॉग भी ना हो, कोई बातचीत भी ना हो, और एक पार्टी को तो मुकम्मल दीवार से लगाया जाए, एक दूसरी पार्टी के लोगों को भी दीवार से लगाया जाए, और अचानक से जो है वो तरमीम पास करा ली जाएंगे? आइन ही तो है जो जमहूरियत की जमानत देता है, ये आइन ही तो है जो सियासतदानों का असासा है। इस पूरे मुल्क की जो बका है वो इस एक मसवदे पे है। अगर हम इस तरह हैफेजडली आइन में तरमीम और उस तरह फिर जो ये तरीक़ेकार था, अगर यही ट्रेंड बना लिया जाएगा, तो फिर तो आई डोंट थिंक सो कि कोई जमहूरियत और सियासत का कोई भी गुंजाइश इस मुल्क में रह जाएगी। तो डंडे के जोर पे जो मर्जी तरमीम पास होती है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, कमल शोज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट कुछ अदालतों में हो रही हैं, कुछ अदालतों से बाहर हो रही हैं, कुछ जुडिशल कमीशन में हो रही हैं, कुछ आप भी अपने प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं। लेकिन सर कुछ समझाएं कि अब हो क्या रहा है, PTI की हिकमत अमली क्या है? इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कई कोशिशें की गई, वो नाकाम दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है कि अब उसमें कोई पेशरफ्त भी नहीं हो रही। तो कुछ आप समझाइए देखने वालों को कि तहरीक इंसाफ अब क्या प्लान कर रही है, लाहे अमल क्या है इसका? असद साहब, ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि खान साहब की रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही। देखिए, हम पार्लियामेंट के अंदर एक सियासी जमात होने के नाते असद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। पार्लियामेंट के अंदर प्रेशर करना है आपने, उसके बाद जो लीगल महाज के ऊपर जो भी मुकदमे हैं उनकी पैरवी करनी है, वहाँ बेहतर तरीके से उन मुकदमात को फाइट करना है। और तीसरा ये जो आइनी और कानूनी हकूक होते हैं हर सियासी जमात के पास कि वो अपना जो मुकदमा है वो आवाम की अदालत में लेके जाती है और वहाँ पुरअमन एहतजाज करती है। पार्लियामेंट के अंदर हमारी सीटें अभी तक नहीं दी जा रही, हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी जा रही अभी अदालत के फैसलों के बावजूद। अदालती महाज के ऊपर तो कुछ भी कहना अब फजूल इसलिए है कि अदालत बिल्कुल मफकूद हो गई है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अभी 2-1 दिन पहले एक प्रोग्राम में आए थे, मुझे याद नहीं किस चैनल के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के बारे में एक लफ्ज़ कहा था, शायद मैं रिपीट ना करना चाहूँ यहाँ, लेकिन उनको वो देख लीजिएगा कि उन्होंने उनको कहा था जो अदलिया है वो कुल्लियतन एग्जीक्यूटिव के शिकंजों में मफकूद होकर रह गई है, अपने जजेस, अपने बेंचेस और अपने फैसले। तीसरा जो हमारा राइट है मेरे भाई, उसको हमें, आपको पता है, एक पूरी ओपन कहानी है सबके लिए कि हमें वो हक हमसे छीना जाता है जब भी हम कहीं जाते हैं। जो इन्होंने प्रोसेस जो है जो इवेलुएट किया है उसको हम लेके जाते हैं, तो ये हमेशा हमें वो हक जो है वो देने नहीं देते। और वो अभी लाहौर के जलसे के सिलसिले में भी इन्होंने फिर इनकार कर दिया। 4 मुकदमों से खान साहब बरी हो चुके हुए हैं जो इन्होंने सब कुछ किया था, और बाकी भी मुकदमों से हम अपनी इन तमाम हाजों के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। अब फैसला ये हुआ है, जिस आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ, फैसला ये हुआ है कि ना हमें पार्लिमानी महाज के ऊपर कोई हमें रिस्पांस मिलेगा, और अदालत का जो हाल कर दिया उसके बाद तो वहाँ इनसे इंसाफ मिलना शायद पॉसिबल ही ना हो। तो हम एक नेशनल लेवल के ऊपर एक पुरअमन एहतजाज की कॉल जो है, पब्लिक मोबिलाइजेशन की कॉल जो है वो दे रहे हैं। और उसके लिए इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं, एक लार्जर प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको तश्कील देने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे लोग, हमारी लीडरशिप जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज के साथ जो है वो इन टच है, और ये उसका एक तो सर तय ये हुआ है क्या रऊफ साहब के पहले ग्रैंड अलायंस बन जाए और उसके बाद अब सड़कों पर निकलेंगे? क्योंकि जब मुज़ाकरात नाकाम हो रहे थे तो हम ये बार बार सवाल करते थे आपसे भी, शेख वकास अकरम से, दीगर लोगों से, कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो क्या होगा। उन्होंने कहा हम सड़कों पर आ जाएंगे। तो अब आप ये कह रहे हैं कि पहले ग्रैंड अलायंस बनेगा, उसके बाद फिर सड़कों पर आने की कॉल दी जाएगी? जी, यही इस वक्त हमारा इरादा यही है, और वो ग्रैंड अलायंस जो है वो तश्कील के बिल्कुल करीब है। इसी सिलसिले में 26 और 27 तारीख को मेरा ख्याल कल और परसों एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज की है, जिसके होस्ट जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। और ये भी उसमें जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं सोसाइटी के, उसमें मीडिया होगा, उसमें वकील होंगे, उसमें तमाम मकातब फ़िक्र जो है वो रिप्रेजेंट है। और ये ओवर 2 डेज वो जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं वो डिस्कस करेगी, और उस सिलसिले में जो इनपुट है उनकी वो ली जाएगी। और हमारा ये जो एहतजाज होगा उसमें ये इनपुट जो है उसको भी शामिल हाल किया जाएगा, और उसकी बेसिस के ऊपर हमारा प्रोग्राम जो है ईद के फौरन बाद का वो तश्कील दिया जाएगा। ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये खान साहब की रिहाई के लिए ही हो रहा है मेरे भाई। और इसके अलावा सब्सिडरी लेवल के ऊपर ऑब्वियसली जो मुल्क के हालात हैं वो भी इंतहाई अबतर हैं, सो उनमें बेहतरी लाने की भी कोशिश है। ये एक अतना कोशिश है जो हम करने जा रहे हैं। सही है, लेकिन सर इसमें जो आपका टारगेट है, हदफ है, आप PTI का है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो, लेकिन क्या आपकी प्लेटफॉर्म पर मौजूद बाकी सियासी जमातें जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, क्या वो इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे? हो सकता है उनका एजेंडा फ़र्क होगा, वो हो सकता है दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हों या आइन की बहाली का मुतालबा कर रहे हो, लेकिन तहरीक इंसाफ और बाकी सियासी जमातों का जो एजेंडा है वो तो मुख्तलिफ है।
देखिए, एक नुक्ते के ऊपर तमाम मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में आइन की बहाली होनी चाहिए। आइन की बहाली के साथ कानून की बहाली होगी और जमहूरियत की बहाली होगी, और अगर ये चीज़ें बहाल हो जाती हैं तो इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा मेरे भाई। ये तमाम चीज़ें जो है आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। जो इस वक्त हमारा ये जो 2 दिन का जो कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका जो टाइटल है वो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, और यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से खान साहब को इन्होंने ज़बरदस्ती अंदर रखा हुआ है। उनके खिलाफ कोई मुकदमा है ही नहीं, सस्टेनेबल नहीं है, टेनेबल नहीं है। उसके बावजूद जब कानून आएगा तो फिर खान साहब एक दिन भी अंदर नहीं रहेंगे, फिर अदालतें उनको इंसाफ देना शुरू करेंगी। ये तमाम चीज़ें मेरे भाई जुड़ी हुई हैं, आपस के साथ जुड़ी हुई हैं। सही है, लेकिन इससे कितना फ़र्क पड़ेगा रऊफ साहब? क्योंकि देखिए स्ट्रीट पावर जो है वो या तो तहरीक इंसाफ के पास है या मौलाना फजल रहमान साहब के पास है। बाकी सियासी जमातें जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, उनके पास उस तरह से स्ट्रीट पावर नहीं है, वो लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते। और महमूद तशकज़ई साहब भी पंजाब या KP में उस तरह से एक्टिव नहीं है। तो आप फिर इन जमातों से क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं स्ट्रीट प्रोटेस्ट के लिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। स्ट्रीट प्रोटेस्ट जो है वो हमारे पास हम अपने तय भी कर सकते हैं, हमने करके दिखाई भी हुई है, वो मसला नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि आइन और कानून में यकीन रखती हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने के लिए काम बाला को कि ये सारी कौम जो है वो पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली के लिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी है। ये एक बहुत बड़ी मॉरल पोजीशन बनती है और वो मैटर करती है इन दी एंड, कोई माने या ना माने। ऑलरेडी प्रेशर इस हद तक बिल्ड हो चुका हुआ है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब वो कहते हैं कि जी हम अमेरिकन प्रेशर को रेजिस्ट करेंगे। जब इस किस्म की स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो जाएं तो यकीन मान लीजिए कि बहुत प्रेशर है। ये ना सिर्फ अमेरिका की तो मैं बात नहीं कर रहा, हर तरफ से इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों महाजों से बहुत ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर बिल्ड हो चुका हुआ है। और इनके बहुत सारे जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं दुनिया के साथ, ममालिक के साथ, वो भी अब खतरे का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। GSP प्लस इज वन सच एग्जाम्पल, और वो उसको री इवैल्यूएशन में प्रोसेस में गए हुए हैं। तो ये कुछ ना कुछ इनको खुद भी करना पड़ेगा। सो अगर आइन और कानून बहाल हो जाता है तो जो इंसाफ का रास्ता है वो खुल जाता है, खान साहब की रिहाई का रास्ता जो है वो खुल जाता है। सो इसके ऊपर तमाम सियासी कुव्वतें जो कि इकट्ठी हो रही हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो यकजा हैं, वो यकसुई के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या ये तय पा गया है रऊफ साहब के इस ग्रैंड अलायंस की सदारत किसको मिलेगी? असद साहब, पहला स्टेप है जी कि हमने इसको कॉन्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद जो बाकी इसके जितनी भी जो इसके और खदोखाल हैं वो उनके बारे में फाइनलाइज किया जाएगा और उसमें इसकी सदारत का फैसला भी किया जाएगा कि कौन इसको लीड करेगा। तो ये मगर ज़ेरे गौर तो होगा ना सर, डिस्कशन तो चल रही होगी अभी इस मौके पर। क्या मौलाना फजल रहमान साहब को भी सरबराही मिल सकती है इस प्लेटफॉर्म की? देखिए, मैं ना किसी को इंक्लूड करूंगा ना किसी को एक्सक्लूड करूंगा। ठीक है, बातचीत शायद हो, सोच विचार हो रही हो, लेकिन प्रेमेच्योर होगा कि स्टेज के ऊपर मैं नाम लूं कि जी इस शख्स को मिल रही है और इसको नहीं मिल रही। तो वो एक पहले ये तश्कील पा जाए महाज, और उसके बाद ये जो बाकी और जो फैसले हैं वो किए जाएंगे। सर, इस सिलसिले में आज एक मुलाकात भी हुई है PTI रहनुमाओं की, सलमान राजा साहब की, पंजोता साहब की, इमरान खान साहब से मिले हैं। इस मामले पे क्या कोई ऑफिशियली इमरान खान साहब ने अपनी राय का इजहार किया? क्योंकि सलमान राजा साहब की हम गुफ्तगू सुन रहे थे, उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि जी उन्होंने बड़ा कंडेम किया है कि शोएब शाहीन को फवाद चौधरी ने मारा, शेर अफजल मरवत को निकाल दिया गया है, इस पर वो बहुत गुस्से में है। ऐसा लगता है कि पार्टी के लोगों ने इमरान खान को इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में उलझा के रखा है और इसी मामले पर जाते हैं और इसी मामले पर आकर वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि इसमें कोई भाम नहीं है। और खान साहब ने मोहर लगा दी है कि शेर अफजल मरवत भी नहीं है, फवाद चौधरी भी नहीं है। बड़े इशूज़ को छोड़कर छोटे इशूज़ को एड्रेस करना शुरू कर दिया सकता है पार्टी लीडरशिप ने। ऐसी बात नहीं है भाई। देखिए, मुलाकातें किसकी हो रही हैं आप ये बताइए ना। मेरी आज 27वां हफ्ता है असद साहब, मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। अब कल मैंने ये हाई कोर्ट में गया हूँ और उन्होंने इन्होंने ये पिटिशन एक्सेप्ट करते हुए जो है वो नोटिस जारी किए हैं। अब देखते हैं क्या बनता है। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सियासी जो हमारी लीडरशिप है, उसके साथ मुलाकात नहीं होने दी जा रही। हफ्ते हो गए हैं नहीं मुलाकात होने जा रही। और मुलाकात हो किसकी रही है? वो सिर्फ वकला की हो रही है,
वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ वकला जो इनको वो अप्रूव किया जाता है, जो अब हुकाम बाला है वो अप्रूव करते हैं। सर लेकिन वो वकील पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी है ना, मतलब जाहिर है वो पार्टी को रिप्रेजेंट भी तो कर रहे हैं। मैं उस पर आ रहा था। अब इशू ये है कि ये आप जिनको छोटे मसले आप कहते हैं ना, ये पार्टी के लिए इंतहाई नासूर का बायस बन रहे हैं, बिकॉज ये टोटीज हैं जिनको छोड़े गए हैं, ये टाउट्स हैं जिनको छोड़ा गया है, जो पार्टी में डिसयूनिटी क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जी इनकी बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन जो है वो मुहिम पूरे जोरों के ऊपर पिछले चंद हफ्तों से जारी है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो फैक्ट्स हैं उनको आवाम तक लेके आए, अपने फॉलोअर्स तक, अपने वर्कर्स तक, अपने एक्टिविस्ट तक लेके आए। सो ये लाजमी बात है कि खान साहब खुद भी इनके बारे में खासी अब मतलब नापसंदगी का इजहार कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये जो इनको प्रमोट कर रहे हैं, जिन्होंने इनको लॉन्च किया हुआ है, उनको सुनना चाहिए, उनको भी समझना और सीखना चाहिए कि इस तरह से पार्टियां खत्म नहीं होती, ना ही खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। सही है। सर ये बताइए कि कल जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन साहब ने रिज़ाइन किया, और उनका मौक़िफ़ वही था जो पीटीआई का भी मौक़िफ़ है कि जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो मेरिट पर नहीं हो रही हैं, और उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको। आप अख्तर हुसैन साहब के इस अमल को तशवीश की नज़र से देखते हैं, तहसीन की नज़र से देखते हैं, या आप समझते हैं कि बहुत देर से उन्होंने फ़ैसला किया है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आप इसके पीछे कहानी कोई और देखते हैं? तशवीश और तारीफ की बात में मैं नहीं पढ़ूंगा जी। मसला ये है कि ये अगर फैसला करना था तो जैसा कि आपने खुद फरमाया बहुत पहले करना चाहिए था, हमें तो पहले दिन से पता था, लेकिन उसके बावजूद हमने जुडिशल कमीशन में पार्टी के अंदर एक दूसरी राय होने के बावजूद फैसला किया था कि हम वहाँ बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जो प्रोसेस है उसको जितना ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके वो बनाया जाए। लेकिन वो प्रोसेस कुछ इस तरीके से तश्कील दिया था कि उसमें ट्रांसपेरेंसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, नंबर्स गेम थी और नंबर्स हुकूमत ने अपने पास रखे हुए थे। तो इसलिए उन्होंने ये कोर्ट स्टाफिंग की है, और अपनी तरस की, जैसा कि मैंने अर्ज किया है आपके पिछले सवाल के जवाब में, कि अपने जजेस ले आए हैं, वो अपने बेंचेस बनेंगे और अपनी पसंद के फैसले उनसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। देर आए दुरुस्त आए चले गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको फिर किसी अपने ही पसंद के बंदे से वो रिप्लेस कर देंगे। लेकिन एक चीज जो है वो उसका जरूर ख्याल करना चाहिए कि ये जो अभी हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें पीटीआई की अनयूजुअल कामयाबी जो है वो आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगी आइंदा से जुडिशल कमीशन की वर्किंग के ऊपर। ये देखना होगा क्योंकि कुछ और भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट लेवल के ऊपर भी इलेक्शन होने हैं, और अगर वहीं ये ट्रेंड जारी रहता है तो फिर मेरा ख्याल है कि जी अदालत के ऊपर बहुत प्रेशर बिल्ड होगा और अदालत मजबूर होगी कि वो फैसले कुछ आइन और कानून की मुनासबत से करना शुरू कर दे। रऊफ साहब, आप समेत कई सियासी जमातें जो अपोजिशन के इस अलायंस का हिस्सा बनने जा रही हैं वो ये समझती हैं कि 26वीं तरमीम की वजह से सारा बिगाड़ पैदा हुआ और उसकी वजह से कोर्ट पैकिंग हुई है, अदलिया का सारा स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ऐसा नहीं समझते, और मौलाना फजल रहमान के बारे में ही समझा जाता है कि वो इस ग्रैंड अलायंस का क्या एक की प्लेयर हो सकते हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि एक तरफ मौलाना फजल रहमान 26वीं तरमीम जिसकी वजह से पूरी अदालतों के ऊपर इम्पैक्ट आया है वो उस पर बाकी सारी सियासी जमातों से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते हों, आइन की बहाली की जद्दोजहद फिर कैसे हो सकती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा है कि वो 26वीं आईनी तरमीम से कुलियतन मुत्तफिक हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी ये है कि जी हमारी जो जद्दोजहद ये जो हमारी जद्दोजहद जो है वो है आइन और कानून की बहाली, जिसके ऊपर वो कुलियतन मुत्तफिक हैं। उन्होंने खुद अपने प्रेस टॉक में, जब ये मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में कुछ 10-12 दिन पहले, तो उन्होंने खुद प्रेस टॉक में कहा है कि जी मैं आइन की बहाली के लिए बिल्कुल मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हूँ। तो ये हमारा वही ऑब्जेक्टिव है। और ये 26वीं आईनी तरमीम तो फिर उसकी एक सब्सिडरी आइटम आ जाती है ना, वो ऑटोमेटिकली जब आइन बहाल होगा तो फिर 26वीं आईनी तरमीम खत्म होगी। सर लेकिन आइन की बहाली 26वीं तरमीम के खात्मे के बगैर क्या मुमकिन है? और क्या 26वीं तरमीम के खात्मे के लिए मौलाना फजल रहमान आपको सपोर्ट कर सकते हैं? उन्होंने खुद ही तो किया ये 26वीं तरमीम। सब सपोर्ट करेंगे जी, आइन की बहाली के लिए सब सपोर्ट करेंगे, कानून की बहाली के लिए सब सपोर्ट करेंगे। 26वीं आइनी तरमीम की मौजूदगी में ना आइन बहाल हो सकता है ना कानून बहाल हो सकता है। क्या इस नुक्ते पर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ पीटीआई का इत्तेफाक हो गया है कि वो जब इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो 26वीं तरमीम के खात्मे के लिए जद्दोजहद करेंगे, नारा बुलंद करेंगे, ऐलान करेंगे कि 26वीं तरमीम हम खत्म करना चाहते हैं? ऐसी चीजें जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके ऊपर नाराबाजी नहीं की जाती सर। हम बहुत काम कर रहे हैं
और आप देखेंगे कि आइंदा 2-3-4 हफ्तों में बहुत से हकायक आपके सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।